नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का तीसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। कनक ने सुर बहार मंगवाया। तार स्वर से मिलाकर पहले एक गत बजाई। स्वर की मधुरता के साथ साथ साहब के मन में उस परी को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी दृढ़ होती गई। कैथरीन ने बड़े स्नेह से पूछा, ये किससे सीखा? अपनी माँ से। जी हाँ। कनक ने सिर झुका लिया। अब एक गाना सुनाओ, हिंदुस्तानी गाना, फिर हम चलेंगे, हमें देर हो रही है। कनक ने एक बार स्वरों पर हाथ फेरा, फिर गाने लगी। याद रखना इतनी बात, नहीं चाहते मत चाहो तो। मेरे अर्घ सुमन दलनाथ, मेरे वन में भ्रमण करोगे, मेरे वन में भ्रमण करोगे जब तुम, अपना पथश्रम आप हरोगे जब तुम। ढक लूँगी मैं अपने द्रगमुख, छिपा रखूँगी गात, याद रखना इतनी बात। सरिता के उस नीरव निर्जन तट पर आओगे जब मंद चरण तुम चलकर, मेरे शून्य घाट के प्रति करुणाकर हेरोगे नित प्रात, याद रखना इतनी बात। मेरे पथ की हरित लताएं तृणदल, मेरे श्रम सिंचित देखोगे अचपल अचपल। पलकहीन नैनों से तुमको प्रतिपल हरेंगे अज्ञात, याद रखना इतनी ही बात। मैं नहीं रहूँगी जब सुना होगा जग, मैं नहीं रहूँगी सुना होगा जग, समझोगे तब ये मंगल कलरव सब था मेरे ही स्वर से सुंदर जगमग, चला गया सब साथ, याद रखना इतनी ही बात। साहब एकटक मन की आंखों से देखते और हृदय के कानों से सुनते रहे। उस स्वर की सरिता अनेक तरंग भंगों से बहती हुई जिस समुद्र से मिली थी, वहाँ तक अभी यात्राएं पर्यवसित हो जाती थी। कैथरीन ने पूछा, कुछ आपकी समझ में आया? साहब ने अनजान की तरह सिर हिलाया। कहा, इसका स्वरों से खेलना मुझे बहुत पसंद आया, पर गीत का अर्थ मैं नहीं समझ सका। कैथरीन ने थोड़े शब्दों में अर्थ समझा दिया। हिंदुस्तानी भाषा में ऐसे भी गीत हैं। साहब ताज्जुब करने लगे। कनक को साहब देख रहा था। उसकी मुद्राएं भंगिमाएं गाते समय इस तरह अपने मनोभावों को व्यंजित कर रही थी, जैसे वह स्वर के स्रोत में बहती हुई प्रकाश के द्वार पर गई हो और अपने प्रियतम से कुछ कह रही हो, जैसे अपने प्रियतम को अपना सर्वस्व पुरस्कार दे रही हो। संगीत के लिए कैथरीन ने कनक को धन्यवाद दिया और साहब को अपने चलने का संवाद, साथ ही उन्हें समझा दिया कि उसकी इच्छा हो तो कुछ वह यहाँ ठहर सकते हैं। कनक ने सुर बाहर एक बगल रख दिया। एकांत में प्रिय कल्पना से अभी की प्राप्ति के लिए लोभ से साहब ने कहा, आप चलें, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। कैथरीन चली गई। साहब को एकांत मिला। कनक बातचीत करने लगी। साहब कनक पर कुछ अपना भी प्रभाव जतलाना चाहते थे और दैवात कनक ने प्रसंग भी वैसा ही छेड़ दिया। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, प्रेम की बातें हिंदी में कीजिए। आप 24 परगने के पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं। हाँ, थोड़ी ऊंची कर साहब ने सगर्व कहा। और जहाँ तक तंते बना तन गए। आपकी शादी तो हो गई होगी? साहब की शादी हो गई थी, पर मेम साहब को कुछ दिन बाद आप पसंद नहीं आए, इसलिए इनके भारत आने से पहले ही वह इन्हें तलाक दे चुकी थी, एक साधारण से कारण को बहुत बढ़ाकर। पर ये साहब साफ इनकार कर गए और इसे ही उन्होंने प्रेम बढ़ाने का उपाय समझा। अच्छा, अब तक आप अविवाहित हैं? आपसे किसी का प्रेम नहीं हुआ? हमको अभी तक कोई पसंद नहीं आया। हम तुमको पसंद करता। साहब कुछ नज़दीक खिसक आए। कनक डरी। उपाय एक ही उसने आजमाया था और उसी का उपयोग वह साहब के लिए कर बैठी। बोली, शराब पीजिएगा, हमारे यहाँ शराब पिलाने की चाल है। साहब पीछे कदम धरने वाले न थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कनक ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नौकर से शराब और सोडा मंगवाया। तो अब तक किसी से प्यार नहीं किया? सच कहिएगा। आप सच बोलता किसी को भी नहीं। साहब को पैक तैयार कर एक गिलास में दे दिया। साहब बड़े अदब से पी गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें पर इनकार कर गए। अधिक शराब जल्दी जल्दी पी जाने से नशा तेज होता है।
ये कनक जानती थी, इसीलिए वह फुर्ती कर रही थी। साहब को भी अपनी शराब पाचन शक्ति का परिचय देना था, साथ ही अपने अकृत्रिम प्रेम की परीक्षा। कनक ने सोचा, भूत सिद्ध की तरह हमेशा भूत को एक काम देते रहना चाहिए, नहीं तो कहा गया है कि वह अपने साधक पर ही सवारी कस बैठता है। कनक ने तुरंत फरमाइश की, कुछ गाओ और नाचो, मैं तुम्हारा विदेशी नाच देखना चाहती हूँ। तब तुम भी आओ, यहाँ डांसिंग स्टेज कहाँ, यहीं नाचो। पर मुझे नहीं आता, मैं तो सिर्फ गाती हूँ। अच्छा, तुम बोलता तो हम नाच रखता। साहब अपनी भोंपू आवाज़ में गाने और नाचने लगे। कनक देख देख कर हंस रही थी। कभी कभी साहब का उत्साह बढ़ाती, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। साहब की नज़र पियानो पर पड़ी। कहा, देखो अभी पियानो बजाता, फिर तुम कहेगा तो हम नाचेगा। अच्छा बजाओ। साहब पियानो बजाने लगे। कनक ने तब तक अंग्रेजी गीतों का अभ्यास नहीं किया था। कविता के यतिभंग की तरह सब स्वरों पर सम्मिलित विद्रोह उसे असह्य हो गया। उसने कहा, साहब हमें तुम्हारा नाचना गाने से ज़्यादा पसंद है। साहब अब तक औचित्य की रेखा पार कर चुके थे, आंखें लाल हो रही थीं। प्रेमिका को नाच पसंद है सुनकर बहुत ही खुश हुए और शीघ्र ही उसे प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लेने की लालसा से नाचने लगे। नौकर ने बाहर से संकेत किया। कनक उठ गई, नौकर को इशारे से आदेश ले लौट आई। धड़ धड़ कई आदमी जीने पर चढ़ रहे थे। आगंतुक बिल्कुल कमरे के सामने आ गए। हैमिल्टन को नाचते हुए देखा। हैमिल्टन ने भी उन्हें देखा, पर उनकी परवाह न कर नाचते ही रहे। अरे तुम दूसरे हो रॉबिन्सन, हैमिल्टन ने पुकार कर कहा। नहीं, मैं चौथा हूँ, रॉबिन्सन ने बढ़ते हुए जवाब दिया। तितलियों सी मूछें, लंबे तगड़े रॉबिन्सन साहब मजिस्ट्रेट थे। कैथरीन के पीछे पीछे कमरे के भीतर गए। कई और भी आदमी साथ में थे। कुर्सियां खाली थी, बैठ गए। कैथरीन ने कनक से रॉबिन्सन साहब से हाथ मिलाने के लिए कहा। ये मजिस्ट्रेट हैं, तुम अपना कुल किस्सा इन्हें बयान कर दो। हैमिल्टन को धोती पहनने नाचता हुआ देख रॉबिन्सन बारूद हो गए थे। कनक ने हैमिल्टन की जेब से निकाली हुई चिट्ठी साहब को दे दी। पढ़ते ही आग में पेट्रोल पड़ गया। कनक कहने लगी, एक दिन मैं ईडन गार्डन में तालाब के किनारे वाली बेंच पर अकेली बैठी थी। हैमिल्टन ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जैसे अशिष्ट शब्द कहे, मैं कह नहीं सकती। उसी समय एक युवक वहां पहुंच गया, उसने मुझे बचाया। हैमिल्टन उससे बिगड़ गया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। दोनों में हाथापाई होती रही। उस युवक ने हैमिल्टन को गिरा दिया और कुछ रद्दे जमाए, जिससे हैमिल्टन बेहोश हो गया। तब उस युवक ने अपने रूमाल से हैमिल्टन का मुंह धो दिया, सिर पर उसी की पट्टी लपेट दी। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, उसकी जेब में डाल दी। मुझसे जाने के लिए कहा। मैंने उससे पता पूछा, पर उसने नहीं बताया कि हाई कोर्ट की राह चला गया। अपने बचाने वाले का पता मालूम कर लेना मैंने अपना फ़र्ज समझा, इसीलिए वहीं पर फिर लौट गई। चिट्ठी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर भ्रम से युवक की चिट्ठी की जगह यह चिट्ठी मिली। एकाएक कोहनूर स्टेज पर शकुंतला का अभिनय करने को गई। देखा वही युवक दुष्यंत बना था। थोड़ी देर में दरोगा सुंदर सिंह उसे गिरफ्तार करने आया, पर दर्शक बिगड़ गए थे, इसीलिए अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरफ्तार किया। राजकुमार का कसूर कुछ भी नहीं, अगर है तो सिर्फ यही कि उसने मुझे बचाया था। अक्षर अक्षर साहब पर चोट कर रहे थे। कनक ने कहा, और देखिए ये हैमिल्टन के चरित्र का दूसरा पत्र। कनक ने दरोगा की जेब से निकाला हुआ पत्र भी साहब को दिखाया। इसमें हैमिल्टन के मित्र सुपरिटेंडेंट मिस्टर मूर ने दरोगा को बिला वजह राजकुमार को गिरफ्तार कर बदमाशी के सबूत दिलाकर सजा करा देने के लिए लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि इस काम से तुम्हारे ऊपर हम और हैमिल्टन साहब बहुत खुश होंगे। मजिस्ट्रेट रॉबिन्सन ने उस पत्र को भी ले लिया। पढ़कर दोनों की तिथियां मिलाई। सोचा, कनक की बातें बिल्कुल सच जान पड़ी। रॉबिन्सन कनक से बहुत प्रसन्न हुए। कनक ने भड़क कर कहा, ये दरोगा साहब भी तो यहीं तशरीफ़ रखते हैं, आपको तकलीफ़ होगी, चलकर उनके भी उत्तम चरित्र का प्रमाण ले सकते हैं। रॉबिन्सन तैयार हो गए। हैमिल्टन को साथ चलने के लिए कहा। कनक आगे आगे नीचे उतरने लगी। सुंदर सिंह के कमरे की ताली नौकर को दे दी थी। कुछ दरवाजे खोल देने के लिए कहा। सब दरवाजे खोल दिए गए।
भीतर सब लोग एक साथ घुस गए। दरोगा साहब करवट बदल रहे थे। रॉबिन्सन ने एक छड़ी लेकर खोद दिया। तब तक नशे में कुछ उतार आ गया, पर फिर भी वह संभलने लायक न थे। रॉबिन्सन ने डांट कर पुकारा, साहबी आवाज़ से ये घबरा कर उठ बैठे। कई आदमी और अंग्रेज़ों को सामने खड़ा देख चौंक कर खड़े हो गए, पर संभलने की ताव न थी। कटे हुए पेड़ की तरह वहीं ढेर हो गए। होश दुरुस्त थे पर शक्ति न थी। दरोगा साहब फूट फूट कर रोने लगे। साहब खड़े हैं और आप लेटे रहिएगा। कनक के नौकर खोद खोद कर दरोगा साहब को उठाने लगे। एक ने बाँह पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। उन्हें बेबस देख रॉबिन्सन दूसरे कमरे की तरफ चल दिए। कहा, इसे पड़ी रहने दो, हम सब समझ गया। ये कनक का अध्ययन कक्ष था। सजी हुई पुस्तकों पर नजर गई। रॉबिन्सन उन्हें खोल कर देखने के लिए उत्सुक हो उठे। नौकर ने अलमारियां खोल दी। साहब ने कई पुस्तकें निकाली। उलट पुलट कर देखते रहे। इज्जत की निगाह से कनक की ओर देखकर अंग्रेजी में कहा, अच्छा मिस कनक, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इंसाफ। कनक ने मजे स्वर में कहा। साहब सोचते रहे। निगाह उठाकर पूछा, क्या तुम इन लोगों पर मुकदमा चलाना चाहती हो? नहीं। साहब कनक को देखते रहे। आंखों में ताज्जुब था और सम्मान। पूछा, फिर कैसा इंसाफ? राजकुमार को बिला वजह तकलीफ दी जा रही है, वह छोड़ दिए जाएं। कनक की पलकें झुक गईं। साहब कैथरीन को देख हंसने लगे। फिर हिंदी में बोले, हम कल ही छोड़ देगा। तुमसे हम बहुत खुश हुआ। कनक चुपचाप खड़ी रही। तुम्हारी पटलून क्या हुई मिस्टर हैमिल्टन? हैमिल्टन को घृणा से देखकर साहब ने पूछा। अब तक हैमिल्टन को होश भी न था कि वह धोती पहने हुए हैं। नशा इस समय भी पूरी मात्रा में था। जब एकाएक यह मुकदमा पेश हो गया, तब उनके दिल से प्रेम का मनोहर स्वप्न सूर्य के प्रकाश से कटते हुए अंधकार की तरह दूर हो गया। एकाएक चोट खाकर नशे में होते हुए भी वह होश में आ गए थे। कोई उपाय न था, इसलिए मन ही मन पश्चाताप करते हुए यंत्रवत रॉबिन्सन के पीछे पीछे चल रहे थे। मुकदमे के चक्कर में बचने से अनेक उपायों का आविष्कार करते हुए वह अपनी हालत को भूल गए थे। पतलून की जगह धोती, वह भी एक दूसरे अंग्रेज के सामने। उन्हें कनक पर बड़ा क्रोध आया। मन में बहुत ही क्षुब्ध हुए। अब तक वीर की तरह सजा के लिए तैयार थे, पर अब लज्जा से आंखें झुक गईं। एक नौकर ने पतलून ला कर दिया। बगल के एक दूसरे कमरे में साहब ने उसे पहन लिया। कनक को धैर्य देकर रॉबिन्सन चलने लगे। चलते समय हैमिल्टन और दरोगा को शीघ्र निकाल देने के लिए एक नौकर से कहा। कनक ने कहा, ये लोग शायद अकेले घर न जा सकेंगे। आप कहें तो मैं ड्राइवर से कह दूं इन्हें छोड़ आवे। रॉबिन्सन ने सिर झुका लिया, मानो अपना अदब जाहिर कर रहे हों। धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कैथरीन से उन्होंने धीमे शब्दों में कुछ कहा, नीचे कुछ अलग बुलाकर फिर अपनी मोटर में बैठ गए। कनक ने अपनी मोटर से हैमिल्टन और दरोगा को उनके स्थान पर पहुंचा दिया। अदालत लगी हुई थी। एक हिस्सा रेलिंग से भरा था। बीच में बड़े तख्त पर मेज और कुर्सी रखी थी। मजिस्ट्रेट मिस्टर रॉबिन्सन बैठे थे। एक ओर कटघरे के अंदर बंदी राजकुमार खड़ा था। एक दृष्टि से बेंच पर बैठी हुई कनक को देख रहा था उन वकीलों, बैरिस्टरों और कर्मचारियों को जो उसे देख देख कर आपस में एक दूसरे को खोद खोद कर मुस्करा रहे थे, जिनके चेहरे पर झूठ, फरेब, जाल, दगाबाजी, कटहुज्जती, दंभ, दास्य, तोता चश्मी सिनेमा के बदलते हुए दृश्यों की तरह आ रहे थे, जिनके पर्दे में छिपे हुए सुख वैभव की शांति की सांस ले रहे थे। वहाँ के अधिकांश लोगों की दृष्टि निस्तेज, सूरत बेईमान और स्वर कर्कश था। राजकुमार ने देखा कि एक तरफ पत्रों के संवाददाता भी बैठे थे, एक तरफ वकील, बैरिस्टर तथा दर्शक। वहाँ कनक उसके लिए सबसे बढ़कर रहस्यमयी थी। बहुत कुछ मानसिक प्रयत्न करने पर भी उसके आने का कारण वह न समझ सका। स्टेज पर कनक को देखकर उसके प्रति दिल में अश्रद्धा, अविश्वास तथा घृणा पैदा हो गई। जिस युवती को ईडन गार्डन में एक गोरे के हाथों से उसने बचाया, जिसके प्रति सभ्य, संभ्रांत महिला के रूप में देखकर वह सहभक्ति खिंच गया था, वह स्टेज की नायिका है, ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। कनक का समस्त सौंदर्य उसके दिल में पैदा हुए इस घृणा भाव को प्रशमित तथा पराजित न कर सका। उस दिन स्टेज पर राजकुमार दो पार्ट कर रहा था, एक मन से, दूसरा जबान से। इसलिए कनक की
अपेक्षा वह कुछ उतरा हुआ समझा गया था। उसके सिर्फ 2 एक स्थल अच्छे हुए थे। इजलास में कनक को बैठी देखकर उसने अनुमान लगाया शायद पुलिस की गवाह या ऐसी ही कुछ होकर आई है। क्रोध और घृणा से हृदय तक भर आया। उसने सोचा ईडन गार्डन में उससे गलती हो गई। मुमकिन है वह साहब की प्रेमिका रही हो और व्यर्थ ही उसने साहब को दंड दिया। राजकुमार के हृदय प्राचीर पर जो अस्पष्ट रेखा कनक की थी बिल्कुल मिट गई। मनुष्य के लिए स्त्री कितनी बड़ी समस्या है, इसकी सोने सी देह के भीतर कितना तीव्र जहर। राजकुमार सोच रहा था मैंने भी कितना बड़ा धोखा खाया, इसका दंड ही ये प्रायश्चित करना ठीक है। राजकुमार को देखकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार तथा दूसरों की आंखें बचा रूमाल से चुपचाप उसने आंसू पोंछ लिए। उस रोज लोगों की निगाह में कनक ही कमरे की रोशनी थी। उसे देखते हुए सभी की आंखें औरों की आंखों को धोखा दे रही थी। सबकी आंखों की चाल तिरछी हो रही थी। एक तरफ दरोगा साहब खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ। राजकुमार ने सोचा शायद मुझे अकारण गिरफ्तार करने के विचार से ये उदास है। राजकुमार बिल्कुल निश्चिंत था। दरोगा साहब ने रविवार के दिन रॉबिन्सन का जैसा रुख देखा था उसके अनुसार शहादत के लिए दौड़ धूप करना अनावश्यक समझ उसे बर्खास्त होने, सजा पाने और न जाने किस किस तरह की कल्पनाएं लड़ा रहे थे। इसी समय मजिस्ट्रेट ने दरोगा साहब को तलब किया, पर यहाँ कोई तैयारी थी ही नहीं। बड़ी करुण भाव से दृष्टि में कृपा चाहते हुए दरोगा साहब मजिस्ट्रेट को देखने लगे। अभियुक्त को छोड़ देना ही मजिस्ट्रेट का अभिप्राय था, इसलिए उन्होंने उसी रोज उसके पैरवीकार सॉलिसिटर जयनारायण को उसकी भलमनसाहत के सबूत लेना आरंभ किया। कनक एकाग्रचित्त हो मुकदमे की कार्यवाही देख रही थी। राजकुमार के मन का एकाएक परिवर्तन हो गया। वह अपने पक्ष में प्रमाण पेश होते हुए देख चकित हो गया। कुछ समझ में न आया। उस समय कनक का उत्साह देखकर वह अनुमान करने लगा कि शायद ये सब व्यवस्था इसी की है। कनक के प्रति उसकी भावनाएं बदल गईं, आंखों में श्रद्धा आ गई। दूसरे ही क्षण उपकृत द्वारा मुक्ति पाने की कल्पना कर वह बेचैन हो उठा। उस जैसे निर्भीक वीर के लिए जिसने स्वयं ही ये सब आफत बुला ली थी, कितनी लज्जा की बात है। वह एक साधारण बाजारू स्त्री की कृपा से मुक्त हो। क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग मुरझा गया। जोश में आ वह अपने कटघरे से पुकार कर बोला, मैंने कसूर किया है। मजिस्ट्रेट लिख रहे थे। नज़र उठाकर एक बार उसे देखा, फिर कनक को। कनक घबरा गई। राजकुमार को देखा। वह निश्चिंत दृष्टि से मजिस्ट्रेट की ओर देख रहा है। कनक ने वकील को देखा, राजकुमार की तरफ फिर कर वकील ने कहा, तुमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, अतः तुम्हें कुछ कहने की अधिकार नहीं। फैसला लेकर हंसते हुए वकील ने कहा, राजकुमार छोड़ दिए गए। वकील को पुरस्कृत कर राजकुमार का हाथ पकड़ कनक अदालत से बाहर निकल चली। साथ साथ कैथरीन भी चली। पीछे पीछे हंसती हुई जनता। रास्ते पर किनारे कनक की मोटर खड़ी थी। राजकुमार और कैथरीन के साथ कनक भी पीछे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी ले चला। एक अज्ञात मनोहर प्रदेश में कन्या की तलाश में विचरण करते हुए पूर्व श्रुत राजपुत्र की याद आई। राजकुमार निर्लिप्त दृष्टा की तरह वह स्वर्णिम स्वप्न देख रहा था। मकान के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। कनक ने हाथ पकड़कर राजकुमार से उतरने के लिए कहा। कैथरीन बैठी रही। दूसरे जो रोज आने का कनक ने उससे आग्रह किया। ड्राइवर उसे पार्क सीट ले चला। यह मेरी माँ है। उधर सीधे कनक माता के कमरे में गई, बराबर राजकुमार का हाथ पकड़े रही। राजकुमार भावावेश में यंत्रवत उसके साथ साथ चल रहा था। ये मेरी माँ है, राजकुमार से कहकर कनक ने माता को प्रणाम किया। आवेश में स्वतः प्रेरित की तरह अपनी दशा तथा परिस्थिति ज्ञान से रहित राजकुमार ने भी हाथ जोड़ दिए। प्रणाम कर प्रसन्न कनक राजकुमार से हटकर खड़ी हो गई। माता ने दोनों के मस्तक पर स्नेह स्पर्श का आशीर्वाद दिया। नौकरों को बुलाकर उन्हें हर से एक महीने की तनख्वाह देकर पुरस्कृत किया। कनक राजकुमार को अपने कमरे में ले गई। मकान देखते ही कनक के प्रति राजकुमार के भीतर संभ्रम का भाव पैदा हो गया। कमरा देखकर ऐश्वर्य से वह और भी नत हो गया। कनक ने उसे गद्दी पर आराम करने के लिए बैठाया, खुद भी बगल में बैठ गई। 2 रोज से आँख लगी नहीं, सोऊंगा।
सोइए। कनक ने आग्रह से कहा। फिर उठकर हाथ की बनी बेल बूटेदार पंखी ले आई, बैठकर झलने लगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बिजली का पंखा तो है ही, खुलवा दीजिए, राजकुमार ने सहज स्वर में कहा, जैसे किसी ने कनक का कलेजा मसल दिया हो। खुलवा दीजिए। ओह कितना दुराव! आंखें छलछला गईं। राजकुमार आंखें मूंदे पड़ा था। संभल कर कनक ने कहा, पंखे की हवा गर्म होगी। वह उसी तरह पंखा झलती रही। हाथ थोड़ी देर में दुखने लगे, कलाइयाँ भर आईं, पर वह झलती रही। उत्तर में राजकुमार ने कुछ भी न कहा। उसे नींद लग रही थी। वह धीरे धीरे सो गया। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का तीसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।